जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो अभी 8 पे कमीशन को लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा तेज चल रही हैं कि क्या 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, और लागू होने वाला है तो कब से लागू होगा, और इसके लागू होने के बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन कितने तक बढ़ जाएगा। क्या वेतन 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। आपके मन में काफी ऐसे सवाल मेरे भाई हो रहे होंगे। काफी लोग तो 8 पे कमीशन के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि 8 पे कमीशन होता क्या है। ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। हम लोग सुन रहे हैं सब लोगों की सैलरी डबल होने वाली है, जो भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉई हैं, चाहे वो एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है, ठीक है, डिफेंस में, किसी भी सेक्टर में है, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम्स में है या कहीं पर भी है, मतलब जो भी पूरे भारत में सरकारी नौकरी कर रहा है या केंद्र कर्मचारी है, उसका सैलरी बढ़ने वाला है, उसका पैसा डबल होने वाला है। तो क्या ये बातें सत्य हैं? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं, और एक एक बात मैं आपको बहुत सटीक और प्रमाण के साथ में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि आपका जो पेमेंट है वो कब से डबल, ट्रिपल, 4 गुना जो भी आप सोच रहे हैं वो होगा, और कितना गुना होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि सारी बातें आप समझ पाएं और फालतू के अफवाहों से आप दूर रह पाएं। इस वीडियो में सारी बातों को समझाने के लिए मैंने इन बिंदुओं के ऊपर में फोकस किया है, जहां पर मैंने सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग बेसिकली ये है क्या, इसका गठन क्यों किया जाता है, कब किया गया था, और यहाँ पर इसके जो मुख्य हैं वो कौन है। साथ में उसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब से मेरे भाई लागू होगी। असल में होता क्या है कि एक आयोग जो है सिफारिश करती है और तब जाकर के सभी लोगों की सैलरी बढ़ती है। तो ये सिफारिश कब से इफेक्टिवली अप्लाई हो जाएगा और कब से लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। तीसरा, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म होता है जिसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसका उपयोग कहां पर होता है, ये बात भी हम समझेंगे। फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये जो सारा कहानी इर्द गिर्द घूम रहा है ये फिटमेंट फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या, हम ये भी बात बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। साथ में हम आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल भी लेकर के दिखाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो में कमा रहा है तो कितना कमाएगा, और 8th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में वो कितना कमा पाएगा। मतलब कंपैरिजन एक साथ के साथ रहेगा, तो वो जानना और वो आकलन करना बड़ा बेहतर होगा। तो आप ये पुष्टि कर पाएंगे कि भैया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी होगा वो कितना गुना होगा, ठीक है, और कैसे उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, क्या सैलरी हमारी हो जाएगी। साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और जो पेंशन के उपयोग करता है मेरे भाई यहाँ पर, वो उनके ऊपर में क्या असर पड़ेगा, इसका कितना सैलरी बनेगी, सारी बातें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पे कमीशन क्या होता है। देखिए, जैसे सभी सरकारी कर्मचारियों को मेरे भाई जो है सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है तो समय के दौरान क्या होता है, महंगाई बढ़ते जाती है। अब महंगाई बढ़ते जाती है तो वैसे में अगर एक फिक्स सैलरी शुरू में, जैसे आज से 10 साल पहले किसी को 50,000 की नौकरी पे सरकार ने रखा था, और आज के समय महंगाई अपने आसमान छू चुकी है और अभी भी सरकार उसको 50,000 रुपए ही दे रही है, तो वो तो सर्वाइवल कर ही नहीं पाएगा, वो कभी काम कर ही नहीं पाएगा। तो समय के दौरान इनकी सैलरी की समीक्षा करना कि यहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ी और उसके हिसाब से तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, ठीक है, इसका मेरे भाई पूरा एनालिसिस करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसे हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कमीशन का आयोग कहते हैं। पढ़ लीजिए यहाँ पर कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के प्रत्येक 10 वर्ष में रिव्यू करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे केंद्रीय वेतन आयोग कहते हैं। हर साल में 2 बार आपका जो है थोड़ा करके पेमेंट बढ़ता है, ठीक है, और एक ही बार 10 साल के बाद में एक मेजर पेमेंट बढ़ता है। तो चूंकि 10 साल जैसे पूरे होने वाले होते हैं तो उसके 1-2 साल पहले एक आयोग बना दी जाती है जो सारा समीक्षा करेगा, सरकार को पूरा रिपोर्ट और सिफारिश करके देगा, और उसके बाद में वहां पर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर में सोच विचार करके आपका सैलरी बढ़ाएगी। इसके पहले ऑलरेडी 7 आयोग मेरे भाई स्थापित हो चुके हैं, और वो कब हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पर है। पहला आयोग जो बना था वो 1 जुलाई 1947 को आजादी के बाद में मेरे भाई हुआ था। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा 1 जुलाई 1959, तीसरा 1 जनवरी 1973, चौथा 1 जनवरी 1986, और यहां से लगभग हर 10 साल का जो पैटर्न है वो चलता चला गया। उसके पहले कभी डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, उस तरीके से हम लोग पूरे फॉर्म में नहीं आ पाए थे, तो कभी 10 साल, कभी 12 साल, कभी 14 साल का वक्त लग जा रहा था। लेकिन 1986 के बाद हर 10 साल पर 1 जनवरी को मेरे भाई ये आयोग अपना सिफारिश पेश कर देती है, और उसके बाद में सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है। अब आप यहां पर कहेंगे कि सर 1 जनवरी 2026 तो कब का बीत चुका, लेकिन सैलरी बढ़ने की तो कहीं पर कोई खबर आई नहीं, तो सर ये क्या मामला है। ये मामला भी हम पूरी तरीके से बताएंगे कि क्यों 1 जनवरी होने के बाद भी 8 पे कमीशन अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया।
आइए अगले भाग में देखिए आप यहाँ पर साफ तौर पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है वो 16 जनवरी 2025 यानी पिछली साल, ठीक है, पिछली साल उन्होंने क्या किया, मतलब अब इस साल चूंकि सैलरी बढ़ानी है तो काफी समय पहले ही आयोग का गठन कर देना होता है। ऐसा नहीं होता आज आयोग गठन करेंगे कल रिपोर्ट आ जाएगा परसों सबकी सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं। जितने भी आयोग होते हैं उनको हर विभाग से पहले तो कर्मचारियों की संख्या पता करनी होती है, किस पेमेंट पर है वो पता करना होता है, अलग अलग शहर में महंगाई का दर क्या है वो पता करना होता है, फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट्स करनी होती है और इसमें एक वक्त लगता है। तो इसीलिए पिछले साल के जनवरी में ही यहाँ पर आयोग का गठन कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई, आयोग बनी, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया और फाइनली 28 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट के द्वारा सेंट्रल पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई, ठीक है। मतलब इस आयोग ने अक्टूबर में लगभग जो है पूरा बता दिया कि देखो हम इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा पूरा पैमाना होने वाला है, उसके लिए हमें ये डेटा चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर जो है यूनियन कैबिनेट को पूरा सारा का सारा सौंप दिया और संसद में इसका जिक्र भी हो गया। क्योंकि जब भी कोई बात ऑफिशियल रूप से अनाउंस हो जाती है तो उसका एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालना होता है और ये मेरे भाई एक सरकारी दस्तावेज होता है जो प्रमाणित करता है, इस बात की पुष्टि कर देता है कि हाँ अब ये काम हो गया, ठीक है। तो गैजेट नोटिफिकेशन भी कुछ दिन के बाद में 28 अक्टूबर के बाद में नवंबर में मेरे भाई निकाल दिया जाता है कि हाँ 3 नवंबर को इसका गैजेट नोटिफिकेशन आ गया। तो अब ये इस बात की और मुहर मार देता है कि अब तो ये काम होने ही वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो है गैजेट नोटिफिकेशन जब 3 महीने का आता है तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपेगा और इसका मतलब है कि अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, जिसके आधार पर वेतन भत्ता अथवा पेंशन में वृद्धि इत्यादि की जाएगी। अब जब नवंबर में ये रिपोर्ट आता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि 18 महीने के बाद में पूरी तरीके से सारा हम रिपोर्ट बना करके दे देंगे और यहाँ 2027 के मेरे भाई मध्य के करीब में आपका पूरा सैलरी बढ़ेगा। तो इसमें अब यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चिंतित हो गए कि कहाँ 2026 के जनवरी में सारा काम होना था और ये तो 18 महीना मतलब 1.5 साल और ले लेंगे और 2027 के मिड में जाकर के हमारा काम होगा, तो हमारी तो सैलरी बढ़ी नहीं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि समीक्षा करने में समय लगता है। मान लीजिए 2027 के मध्य में भी आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो अभी से लेकर के 2027 तक जो भी आपका इंक्रीमेंट बनता है, अरियर बनता है, उसको सरकार टुकड़ों में आपको दे सकती है अगर वो चाहे तो, ठीक है। अगर सरकार अगर ये चाहे नहीं हम पीछे से कुछ भी नहीं करेंगे, जब से हम मेरे भाई नोटिफिकेशन निकालेंगे हम उसी समय से इंक्रीमेंट करके देंगे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसकी मंशा साफ है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो बेशक इसको चाहे 2027 में लागू करे 28 में करे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लेकर के उस समय तक आपका जो भी इंक्रीमेंट का पार्ट बनता है वो सरकार आपको टुकड़ों में देगी, ये संभावना बनती है। इसीलिए यहां पर मैंने ये बात कही भी है कि वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, ये एक्सपेक्टेड है। हालांकि 10 वर्ष ये चक्र के आधार पर अपेक्षित तारीख है, ठीक। वित्त राज्य मंत्री ने 8 दिसंबर 2025 को संसद में कहा था कि इंप्लीमेंटेशन की तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है ये इस बात का हमेशा मतलब थोड़ा सा शंका बच्चों के लोगों के मन में लेकर के आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 जनवरी की जगह पर ये लोग कोई और डेट को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये सरकार के वित्तीय घाटे के ऊपर में, यहाँ पर राजकोष घाटे के ऊपर में कि कितना उनको घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके आधार पर सरकार ये तय कर सकती है कि वो 1 जनवरी से देगी कि 1 जुलाई से देगी कि 1 दिसंबर से देगी या फिर अगले साल से देगी। राजकोषीय घाटे के ऊपर में ये सारी बातें निर्भर करती है, ठीक। 8वां वेतन आयोग की जो बना हुआ है, इस बार जो आयोग बना, जो पिछले साल के जनवरी में गठन हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष है यहाँ पर वो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। उनको बनाया गया है ताकि उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हो पाए और वर्तमान में वो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इनके साथ में कुछ लोग और हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं। एक है IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक मतलब यहाँ पर जो है पार्ट टाइम के लिए लिया गया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को आयोग का मतलब फुल टाइम के लिए सदस्य चुना गया है, जो इनकी सहायता करेंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों के लिए नियम और बाकी सारी चीजें बनाने में हेल्प करेंगे। जब आयोग पूरी तरीके से अपना रिपोर्ट बना लेगा तो उसके बाद में अपनी सिफारिश करेगा और उस सिफारिश में यहाँ पर लगभग 50 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशन होल्डर्स की मेरे भाई यहाँ पर पूरी तरीके से सैलरी बना करके वो भेजेंगे। मतलब आज के समय अगर आप सरकार में सेंट्रल एम्प्लॉइज देखोगे तो 50 लाख लोग हैं जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और लगभग 70 लाख के करीब में यहाँ पर जो है वो पेंशन यूजर्स हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं
उनमें जब 8th पे कमीशन आता है, 9th पे कमीशन आता है, कोई भी आएगा तो उसमें सिर्फ जो काम कर रहे लोग हैं वो प्रभावित नहीं होते, बल्कि मेरे भाई यहाँ पर जो है पेंशनकर्ता भी प्रभावित होते हैं, सैलरी उनकी भी बढ़ती है, फायदा उनको भी मिलता है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा भागते हैं। अब आयोग जब मानो कि पिछली बार उन्होंने बना करके सारे रिपोर्ट दिए तो उसमें एक लाइन आया जिसका नाम था मेरे भाई टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? जो आपने देखा ना कि पिछली बार के अक्टूबर के समय उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस बना करके दिया, तो टर्म ऑफ रेफरेंस मेरे भाई एक तरीके से किसी आयोग, समिति या संस्था के कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि आपको इन इन बिंदुओं के आधार पर काम करना है। ठीक, टर्म ऑफ रेफरेंस ये तय करता है कि कोई आयोग किस विषय पर काम करेगा और कितने समय के अंदर में रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट देते वक्त में किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है। टर्म ऑफ रेफरेंस को बनाते वक्त में इन बातों का ध्यान रखा गया कि मेरे भाई वेतन संरचना की समीक्षा की जाएगी। जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसको बार बार एनालाइज करोगे, कहीं पर कोई लूपहोल तो उसके अंदर में नहीं है। साथ में उसके अंदर में आपको डीए यानी डियरेंस अलाउंस, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और टी यानी ट्रेवल अलाउंस, कई ऐसी नौकरी होती है, ठीक है, जहां ट्रैवल का पैसा मिलता है, कई ऐसे होते हैं जहां नहीं मिलता है। ठीक है, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, एचआरए का मतलब होता है कि लोग XYZ 3 अलग अलग शहरों में रहते हैं, एक्स सबसे महंगा शहर माना जाता है यानी 24% बेसिक पे का मिलता है, वाई का मतलब 16% ऑफ बेसिक पे और जेड का मतलब 8% ऑफ बेसिक पे। तो शहर जितना महंगा तो उस हिसाब से यहाँ पर ये भी स्लॉट्स उतने महंगे हो जाते हैं, सैलरी आपकी उतनी बढ़ जाती है। तो इन बातों की भी समीक्षा यहाँ पर करनी है। जो पेंशन होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा मेरे भाई, उनकी भी समीक्षा करनी है। और वेतन की जो असमानताएं हैं उसको कम करना है। एक ही पे बैंड पर अलग अलग जगह पर लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है सैलरी को लेकर के, उसको भी खत्म करना है। साथ में ऐसा तो नहीं कि लखनऊ को आज से 5 साल 6 साल पहले मेरे भाई वहां पर जो है बहुत कम महंगाई भत्ता मिलता था और आज के समय लखनऊ एक महंगा शहर हो गया है लेकिन लोगों को अभी भी सैलरी कम मिल रही है, इस बात की भी समीक्षा करनी है। तो ये सारा बात टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा होता है और इसी का पेरा भाई पूरा जो है पिछली बार का अक्टूबर में ये पास हो चुका है। ठीक, अब आपको जो सैलरी मिलती है यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता तो दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। तो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें मेरे भाई पे बैंड और ग्रेड पे दोनों को मिलाकर के पहले क्या बनाया जाता है, तो बेसिक पे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो बेसिक पे बनाया जाता है। फिर उस बेसिक पे को एक फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वाला बेसिक पे बन जाएगा। जितने भी आपकी सैलरी बनती है ना, ऐसा नहीं कि 50,000 महीने का देंगे वो वाला नोटंकी नहीं रहता है। पहले एक बेसिक पे बनता है, उस बेसिक पे का X% डीए मिलता है, Y% एचआरए मिलता है, Z% ऐसे मान करके चलो टीए मिलता है। फिर उन सबको जोड़ देते हैं तो फिर एक फाइनल सैलरी आ जाती है ग्रॉस, उसमें से आपका एनपीएस पेंशन और ये सारी चीजें कट जाती हैं तो नेट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो सारा खेल जो होता है वो मेरे भाई एक कहीं ना कहीं बेसिक पेमेंट के आधार पर होता है। तो पिछली बार का बेसिक पेमेंट कुछ और था, उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बार का बेसिक पे आपका निकल करके चला आएगा और उसी के अंदर में ये डीए एचआरए और ये सारा जोड़ देंगे तो वही ग्रॉस सैलरी, फिर वो सारा पेंशन वेंशन काट देंगे तो नेट सैलरी आपका निकल करके चला आएगा। अब बोलोगे सर ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, व्हाट इज दिस फिटमेंट फैक्टर? तो मेरे भाई बेसिकली फिटमेंट फैक्टर जो है यही, ये आयोग का काम ही है यही फिटमेंट फैक्टर को निकालना। फिटमेंट फैक्टर का मतलब आसान भाषा में आपकी सैलरी को कितना गुना बनाना है। पुरानी वाली जो बेसिक पे में थी उसको कितना गुना बना दिया जाएगा। दो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 है तो मतलब सैलरी डबल, फिटमेंट फैक्टर 3 है मतलब सैलरी 3 गुना, फिटमेंट फैक्टर 4 है मतलब पुरानी वाली का 4 गुना आपको करना है। ये है मेरे भाई पूरा फिटमेंट फैक्टर का कंसेप्ट। तो यहां पर सीधा सा कह दिया कि टू पे कमीशन रिकमेंड्स अ फिटमेंट फैक्टर टू ब्रिंग ओल्ड पे स्केल इन लाइन विद द न्यू वन। यहां पर 7th पे कमीशन जब अप्लाई किया गया था तो उसके पहले जो 6th पे कमीशन था उसको मेरे भाई यहाँ 2.57 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा जो है फिटमेंट फैक्टर लगा करके 7th पे कमीशन लाया गया। मतलब जो लोग 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जितना भी कमा रहे थे उनकी सैलरी को लगभग 2.5 गुना कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें इस बार का लेकर के बेसिक पेमेंट, ठीक है, तो इस बार में भी सेम तरीके से होगा। जो अभी रिसेंट में 7th पे कमीशन के बाद में सैलरी है उसको यहां पर इससे गुना कर देंगे तो इस बार आ जाएगा। लेकिन क्या इस बार 2.57 होने वाला है या इससे ज्यादा हो जाएगा या इससे कम होगा?
ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको लेकर के सारा चर्चा जो है मेरे भाई यहाँ पर चल रहा है। तो एक बार जो पुराना वाला 2.57 हुआ था ना, उस पर थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, कि 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितनी सैलरी बन गई थी। तो जैसे एग्जांपल मान लो कि अगर 6th पे कमीशन के समय में कोई व्यक्ति 7,000 कमा रहा था, तो जैसे 7th पे कमीशन अप्लाई हुआ, इसको 2.57 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 7,000 कमाने वाला व्यक्ति सीधा मेरे भाई यहाँ पर 18,000 यानी 2.5 गुना कमाने लगा। इसलिए सरकारी नौकरी का चस्का लोगों को चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ वो साफ देखिए कितना, मतलब डबल भी नहीं हुआ भैया, डबल से भी ज्यादा हो गया, आप ये मान करके चलिए। तो लोग तो चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, लेकिन सरकार फिटमेंट फैक्टर ऐसा नहीं कुछ भी कर सकती है। वो अपने राजकोषीय खाते को ध्यान में रख करके और तब उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई करती है। अब राजकोषीय घाटा क्या है, मतलब सरकार को कितना इनकम आ रहा है, वो खर्चा कितना कर रही है। ऐसा तो नहीं 10 रुपए का इनकम आया, 12 रुपए का मेरे भाई खर्चा कर दी वहां पे, ठीक है। उसको देख करके वो फिटमेंट फैक्टर को मेरे भाई यहाँ पर लेकर के आती है। तो इस बार का फिटमेंट फैक्टर का क्या आंकड़ा है, क्या अलग अलग लोगों के स्पेक्यूलेशंस हैं मेरे भाई, उसके पे चर्चा करते हैं। तो दैनिक भास्कर का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो सकता है, ये इन्होंने अपने रिपोर्ट में एनालाइज करके बताया, ठीक है। साथ में एक एम्बिट कैपिटल है, इन्होंने कहा कि नहीं सरकार के जितने भी आंकड़े हमने देखे हैं उसमें सरकार अगर 2.46 में गई तो ये मेरे भाई यहाँ पर चांद मांगने के बराबर की बात हो जाएगी, तो इतना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत महंगा हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो फिटमेंट फैक्टर की इन्होंने एनालिसिस किया वो 1.92 इन्होंने कहा है कि राजकोषीय घाटा जिस तरीके से हमने देखा है, अगर इससे ज्यादा सरकार करेगी तो घाटा हो जाएगा। अब यहां पर इनके अनुसार सरकार को इतना मेरे भाई कर सकती है, 1.92 का फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। लेकिन वहीं पर जो देखो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनका भी तो भाई एक अपना यूनियन है, ठीक है, और उनका यूनियन जो है वो सरकार से डिमांड कर रहा है कि भैया हमको 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। और इसी के ऊपर में फिर एक अध्यक्ष ने, आयोग के अध्यक्ष ने भी एक बात कही कि ये तो चांद मांगने वाली बात हो जाती है कि हमको चांद ला करके मेरे हाथ में दे दो, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम देखें तो देखो 1.92 देखोगे तो लगभग 2 गुने के करीब में, इसको देखोगे तो लगभग 3 गुने के करीब में, तो यार बहुत फर्क पड़ता है। किसी का बेसिक पे अगर 1 लाख है तो 1.92 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई वहां पर अब 2,92,000 कमाएगा वो, समझ रहे बात को लेकर। 1.92 का मतलब 1,92,000 कमा लेगा, लेकिन अगर आप इसको देखो 3 गुना करना तो मतलब वो 3 लाख के करीब में कमा पाएगा, तो फर्क बहुत हो जाता है। तो जो स्लैब है ना मेरे भाई यहाँ पर वो एक फिक्स है, ठीक है। सारा खेल फिटमेंट फैक्टर के ऊपर में आ रहा है कि वो कितना होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और इसी को लेकर के जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है, ठीक। तो मेरे भाई जो पिछले फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने वही बात कही थी कि इससे ज्यादा अगर हम गए तो मेरे भाई यहाँ पर जो है लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो एक आपको समझाने के लिए कहीं ना कहीं हम एक एग्जांपल लेते हैं, और 1.92 को लेकर के स्पेक्यूलेशंस हैं, तो 1.92 पर लेकर के एक एग्जांपल को हम आपको समझाते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो 8 पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में किसी एक कर्मचारी का पुराना सैलरी और नए सैलरी में कंपैरिजन हम करके देखते हैं कि क्या होगा, कितना बढ़ेगा, ठीक। तो जैसे अगर हम बात करें तो आज के समय का जो सिनेरियो है उसमें अगर कोई कर्मचारी 35,400 रुपए की बेसिक पेमेंट कमा रहा है तो उसमें उसको महंगाई भत्ता इस समय 58% का मिलकर के इतना हो जा रहा है, ठीक है। और आवास का जो भत्ता है वो 27% मिल रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हमारा इतना हो रहा है। 35,000 में महंगाई भत्ता और आवास का जोड़ करके उसका 65,000 के करीब में लगभग आ जा रहा है। तो अगर हम 1.92 यानी लगभग डबल का फिटमेंट फैक्टर लेकर के चलें तो सैलरी तो 1,30,000 हो जानी चाहिए, लेकिन ये 86,000 ही हो रहा है। ये तो भैया कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है। देखो ये तुम्हारा बेसिक पेमेंट है, इसको 1.92 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 67,000 के करीब में आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो महंगाई भत्ता है वो 58% है और यहाँ महंगाई भत्ता बिल्कुल 0 है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है? महंगाई भत्ता वो चीज है जो हर 6 महीने पर बढ़ता है। एक बार 1 जनवरी को, फिर एक बार 1 जुलाई को, हर 6 महीने में समीक्षा होती है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। यानी ये जो 58% है ये एक दिन में नहीं आया है, पिछले 10 सालों में 2% 3% ऐसे कर करके बढ़ के मेरे भाई यहाँ पर 58% आया है। मतलब ये तुम्हारा वो कॉइन था, वो बोनस था जो तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो रहा था। अब 10 सालों के बाद में जब एक बड़ी इंक्रीमेंट होती है तो वापस ये कितना परसेंट हो जाएगा? 0 पे। यानी इस बार के जनवरी से लेकर के जुलाई तक आपका कहीं ना कहीं महंगाई भत्ता कह रहा है 0%, और फिर जुलाई आएगा तो हो सकता है महंगाई 2% 3% मिल जाए, तो उसके बाद फिर इसका 2%, फिर 6 महीने के बाद उसमें 2% और जुड़ जाएगा तो 4%। ठीक है, तो 2% 3% 4% वो डिपेंड करता है कि महंगाई भत्ता कितना दिया जा रहा है।
तो ये पिछले 10 सालों में बढ़ बढ़ के 58 पर आया है। उसी तरीके से ये बढ़ बढ़ के कहां तक जाए कोई नहीं जानता। एचआरए जो रहता है वो फिक्स रहता है, पहले जितना मिलता था 27% बेसिक पेमेंट का, तो अब भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि रेंट तो भैया चाहिए ही चाहिए, यहां पर इसका महंगाई भत्ते के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए अगर आज के समय में कोई कर्मचारी लगभग 65,000 रुपए कमा रहा है तो 8th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में 86,319 रुपए कमाएगा, लेकिन ये कितने के फिटमेंट फैक्टर पे? 1.92 के। अगर ये फिटमेंट फैक्टर और बढ़ता है तो सैलरी हमारी और बढ़ जाती है। जैसे अगर हम इसको 2.46 लेंगे तो यहां पर 65,000 वाला कर्मचारी मेरे भाई 1,10,000 के करीब में पैसा कमा पाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट आपका मेरे भाई कहीं ना कहीं चेंज है। तो सारे जो स्पेक्यूलेशंस है वो इसी के ऊपर में घूम रहे हैं और कहीं पर भी सटीक आंकड़ा नहीं है कि एग्जैक्ट कितना होने वाला है। किसी के पास में ठोस नहीं है, कोई 2 गुना बता रहा है, कोई 3 गुना बता रहा है, कोई 4 गुना बता रहा है, लेकिन ठोस कहीं पर कोई भी नहीं बोल पा रहा, सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के चलते। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस तरह के चैनल पर लाते रहता हूं, इस चैनल पे लाते रहता हूं, ठीक है, जिससे आपको फायदा मिलता रहे। और इसका पूरा मेरे भाई उद्देश्य इस चैनल का बनाने का है ताकि आपको पूर्ण रूप से फायदा पहुंचाया जा सके, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी में आपकी मदद की जा सके, गाइडेंस दिया जा सके, सरकारी नौकरी को कैसे क्रैक करना है वो बताया जा सके। हमने खुद 5-5 गवर्नमेंट जॉब्स निकाले हैं, सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हम सेलेक्ट हुए, और यही मेरे भाई उसको छोड़ करके हमने जो है आपको गाइड करना, पढ़ाना, टीचिंग करना, ये एक मार्ग हमने चुना है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़िए सब्सक्राइब करके और मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपके जीवन में नए नए बदलाव हम लेकर के आपके लिए आ पाएं और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको गाइड कर पाएं। ठीक, तो बाकी सारी बातें तो लगभग हमने बता ही दी। अब थोड़ा सा हम जो है 8th पे कमीशन का इंपैक्ट देख लेते हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे अगर मानो कोई लेवल 1 पे है तो उसका इंपैक्ट 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। तो आज के समय अगर मानो जो लेवल 1 का पर्सन है उसका बेसिक पेमेंट 18,000 है, ठीक है, और उसके हाथ में लगभग 33,000 रुपए की सैलरी आती है। अगर हम यहां पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो 33,000 वाला कर्मचारी यहां 43,000 रुपए कमा लेगा। वैसे ही अगर कोई लेवल 2 में है जिसका बेसिक पेमेंट इतना है, इसको 1.92 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नया बेसिक पेमेंट आ जाएगा मेरे भाई। यहां पर डीए हमारा 0 हो जाएगा और एचआरए जो होगा वो एक बीच का हमने लिया है, ना बहुत सस्ता शेयर ना बहुत महंगा शेयर, तो उसके आधार पर इतनी सैलरी बनती है, तो अब वो यहाँ पर 48,000 कमा लेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कि आप किस स्लैब में आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ करके हो जाएगी। जनरली मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो जैसे सीजल की जो नौकरियां होती हैं वो लेवल 6 की होती हैं, जो बच्चे एसएससी सीजल की और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर 65,000 वाले का सैलरी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 86,000 रुपए आएगा। 80,000 वाले का 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके से हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे जैसे कोई 83,000 कमा रहा है तो कितना हो जाएगा? 1,10,000 के करीब में हो जाएगा। किस किस लेवल में कौन कौन सी नौकरी आती है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे अगर आप देखोगे लेवल 7 में, तो इसमें यहाँ पर इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, एक्साइज, एग्जामिनर, ठीक है, उसके बाद में ईडी की नौकरी और सीएसएस की नौकरी, ये सारे आते हैं। लेवल 6 में यहाँ पर डिविजनल अकाउंटेंट, सीपीओ वाले आते हैं। जैसे अभी देखो कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई एमईए में है, तो उनका अभी इतना का सैलरी आ रहा है। 8th पे कमीशन के बाद में सीधा वो लोग लखटकिया बन जाएंगे, 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाने लगेंगे। 4200, ये 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे वाला जो होता है ना, जो डीए लोग होते हैं, जिसको बड़े आराम की नौकरी मानी जाती है, या एसएससी सीपीओ में जितने सब इंस्पेक्टर वाले हो गए, या रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गए, वो पहले 65,000 कमाते थे, अब कितना कमाने लगेंगे? 86,000 कमाने लगेंगे। ऑडिटर का, अकाउंटेंट का, गुड ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर जिनका 54,000 सैलरी था वो इतना हो जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट जो कि सीजल में भी नहीं भर्ती निकली, सीएचएसएल से निकाल करके उसको उसमें डाला गया, ठीक है, ये पहले 47,000 कमाते थे, अब 62,000 कमाने लगे। तो लगभग सबका मेरे भाई पूर्ण रूप से ना बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब लोगों का ये सवाल रहता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को बेनिफिट मिलेगा, इसमें स्टेट वालों का क्या? मेरे भाई यूपी में जो सब इंस्पेक्टर है उनका क्या? यूपी के जो कांस्टेबल है उनका क्या? बिहार में जो टीचर है उनका क्या? बंगाल में मेरे भाई यहाँ कोई टीचर लगा है तो यहाँ पर उसका क्या? तो देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिले और स्टेट वालों को ना मिले। ठीक है, पहली बात, अगर बीजेपी आपका 8th पे कमीशन लेकर के आती है तो जहां जहां पर उसकी सरकारें हैं वहां पर तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेगी अपने सारे स्कीम्स को, तो वहां तो बेनिफिट मिलेगा। जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, ठीक है, वहां की भी मेरे भाई गवर्नमेंट को या तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो सकता है हद से हद साल भर लगे, लेकिन वहां पर भी उनको अप्लाई करना पड़ेगा। बस ये होगा, वो थोड़ा वक्त ले सकते हैं, ना करो कुछ शुरू में करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड में उनको भी ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई अगर लोगों को ही मोटिवेशन नहीं आएगा तो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई और बात चाहिए तो कमेंट करके
करके बता दीजिएगा ताकि हम आपको और भी बातें समझा सकें। और किसी स्पेशल मुद्दे के ऊपर में आप मेरे भाई यहाँ पर चाहते हैं वीडियो के लिए तो आप उस पर भी कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के बताएंगे। जाने के पहले एक सवाल हम आपसे पूछ के जाना चाहते हैं, चूंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इसका उत्तर मुझे लगता है आप दे पाएंगे। राजकोषीय घाटा क्या है, बढ़िया तरीके से उसको कमेंट बॉक्स में परिभाषित कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी पूर्ण रूप से उसका लाभ ले पाए। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।